तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखेंगे और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और जल्द ही आपको पार्ट सेकेंड जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वीडियो का स्पीड मैं ज़्यादा लेके चलूंगा क्योंकि चीज़ों को मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। और मेरा मेन फंडा ये है कि आपको जो क्वेश्चन है उनके आंसर प्रोवाइड करा देना और बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता देना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ये कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहले आपका है स्लर्ज एंड स्केल, जो कि बेसिकली फॉर्मेशन है आपका। दूसरा आपका है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तीसरा आपका है बॉयलर कोरोजन। तो स्लर्ज एंड स्केल क्या होते हैं? तो स्लर्ज का पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि स्लर्ज इज अ सॉफ्ट loss, loose and non-adherent deposit formed in the boiler due to the precipitation of salt like magnesium chloride, magnesium sulfate and the chromium chloride when water is heated। यानी ये आपका जो स्लर्ज होता है ये काफी सॉफ्ट होता है और ये कहीं ना कहीं एक नॉन एडहेरेंट डिपॉजिट होता है जो कि बॉयलर के अंदर किसके वजह से जो आपके प्रेसिपिटेट होते हैं, जो साल्ट जैसे कि आपका मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड होता है। तो जब वाटर हीट होता है उस कंडीशन में ये क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट सेटल्स एट द बॉटम और कूलर पार्ट ऑफ द बॉयलर, यानी ये कहाँ पे, ये आपका जो बॉटम होता है और जो कूलर पार्ट होता है बॉयलर का वहां पे सेटल होता है। एंड ये रिड्यूस करता है हीट को, जो ट्रांसफर करता है एफिशिएंसी को, और ये ब्लॉक करता है जब वाटर सर्कुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कैन बी रिमूव्ड इजिली बाई ब्लो डाउन ऑपरेशन, यानी जो स्लर्ज है उसको हम लोग ब्लो डाउन ऑपरेशन से क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है, स्केल। तो स्केल आपका हार्ड होता है, एडहेरेंट होता है और क्रिस्टलिन डिपॉजिट होता है जो कि फॉर्म्ड होता है ऑन द इनर वॉल ऑफ द बॉयलर, यानी जो बॉयलर होता है उसके इनर वॉल में। किसके कारण? ड्यू टू द साल्ट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड सिलिका। इसके वजह से ये चीजें क्या होती हैं, ये इनके वजह से जो है वो होता है। ठीक है, जैसे कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, कैल्शियम सल्फेट हो गया, सिलिका हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट कॉजेज पुअर हीट ट्रांसफर, ओवर हीटिंग एंड मे लीड टू द ट्यूब फेलियर, यानी ये किसके वजह से, जो आपका पुअर हीट ट्रांसफर होता है, जो ओवर हीटिंग होता है, जो जिसकी वजह से ट्यूब के फेलियर के चांसेस होते हैं उसकी वजह से बढ़ते हैं। ठीक है, एंड ये इंक्रीज करता है फ्यूल के कंजम्पशन को एंड रिड्यूस करता है बॉयलर की एफिशिएंसी को। एंड ये रिमूव करता है, ये रिमूव होता है किसके द्वारा, जो आपका मैकेनिकल स्क्रैपिंग होता है और जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसके मदद से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तो कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट में कह रहा है कि कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट इज अ टाइप ऑफ इंटरग्रेनुलर corrosion in boiler that is caused by the presence of the concentrated sodium hydroxide यानी NOH at the center part of the boiler। यानी ये एक कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट एक प्रकार का कह सकते हैं कोरोजन का टाइप ही है बॉयलर के अंदर, जो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है, NOH का जो प्रेजेंस होता है उसके वजह से होता है, जो आपके बॉयलर के सेटल्ड पार्ट में रहते हैं। एंड यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो इंटर करता है हेयरलाइन क्रैक्स के अकॉर्डिंग एंड रिएक्ट करता है आयरन के साथ एंड वीकिंग करता है, यानी जो मेटल होते हैं उनको क्या करता है, कमजोर करता है। ठीक है, एंड इट मेक्स द बॉयलर मटेरियल ब्रिटल, यानी ये जो बॉयलर मटेरियल्स होते हैं उनको ब्रिटल बनाता है एंड ये लीड करता है क्रैक करने के लिए, पॉसिबल फेलियर्स के लिए। ठीक है, प्रिवेंशन इसका कैसे हो सकता है, बचा हम कैसे सकते हैं, जब हम फॉस्फेट ट्रीटमेंट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ द कार्बोनेट ट्रीटमेंट, तब हम इसको बचा सकते हैं। एंड जब हम इनहेबिटर्स जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट हो गया, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड जब हम अवॉइड करते हैं हाई कंसेंट्रेशन को NOH के, तब हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारा है बॉयलर कोरोजन। तो बॉयलर कोरोजन एक प्रकार का केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्शन होता है बॉयलर मेटल का, जिसके कारण जो आपका डिजोल्व गैस होता है और साल्ट होता है वो फीड वाटर के अंदर आता है। मेन कॉजेज क्या है, तो सबसे पहला आपका है ऑक्सीजन कोरोजन, जिसमें डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द रस्ट। एंड दूसरा आपका है एसिड कोरोजन, ये किसकी वजह से, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड को, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। इफेक्ट क्या है, ये क्या करता है, वीकनिंग ऑफ द बॉयलर मटेरियल, यानी जो बॉयलर मटेरियल होता है उसको कहीं ना कहीं वीक करता है। ये फॉर्मेशन होता है पिट्स का एंड होल्स का, एंड ये रिड्यूस करता है लाइफ ऑफ बॉयलर को। ठीक है, प्रिवेंशन की बात करें तो रिमूवल ऑफ डिजोल्व गैसेस बाई डीएरेशंस
and addition of oxygen syringes like hydrogen or the sodium sulfate and proper वाटर ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं इसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, तीनों पार्ट था। अब यहाँ पे पार्ट बी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी कह रहा है कि 100 मिलीलीटर water sample required 20 milliliter of the N/50 H2SO4 for the neutralization to phenolphthalein end point। यानी आपके पास कहीं ना कहीं ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर द मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड to this and further acid required was 2.5 ml to calculate the alkalinity type and extend in terms of calcium कार्बोनेट। यानी कहीं ना कहीं इसके एल्कलिनिटी के टाइप को बताना है और इसके CaCO3 इक्विवेलेंट को हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम कितना है आपका, 100 मिलीलीटर है, तो एसिड यूज होगा N/50 H2SO4 के अकॉर्डिंग। तो फिनोल्फथलीन एंड पॉइंट आपका कितना है, इसका एंड पॉइंट आपका 20 ml दिया है। यानी जो भी चीजें पहले दी हुई हैं उसे हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट आपका 2.5 ml है। तो यहाँ पे जो टोटल एसिड टू द मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट होगा वो 20 + 2.5 होगा, यानी 22.5 ml हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिटरमाइन करेंगे अल्कलिनिटी के टाइप को। तो हम कंपेयर करेंगे पी को किससे, पी और टी को। ठीक है, तो पी आपका 20 ml है, टी आपका 22.5 ml है। तो यहाँ आप देखेंगे कि पी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू T/2 है, क्योंकि T/2 किसके इक्वल हो, 11.25 ml, और यहाँ पे जो आपका पी है वो केवल 20 ml है। तो कहीं ना कहीं पी का वैल्यू ज्यादा है और T/2 का वैल्यू कम है, तो जो अल्कलिनिटी होगा वो प्रेजेंट होगा किसके कारण, हाइड्रोक्साइड के कारण और साथ ही साथ कार्बोनेट के कारण। ठीक है, इनके कारण होगा, यानी यहाँ पे कोई भी बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होगा। पहला कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है, फॉर्मूला डेट इज यूज्ड फॉर द अल्कलिनिटी एज अ CaCO3। तो CaCO3 को इक्विवेलेंट में हमें लाके उसको लिखना है, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, V एसिड मल्टीप्लाई N मल्टीप्लाई 50,000 अपॉन V सैंपल। ठीक है, तो यहाँ पे V एसिड आपका मिलीलीटर है, एसिड डेट इज यूज्ड यानी N = 1/50 = 0.02 और V सैंपल आपका है 100 ml। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप थर्ड है, कैलकुलेट द पी एल्कलिनिटी एंड द टोटल एल्कलिनिटी। यानी पी एल्कलिनिटी को हमें निकालना है और टोटल एल्कलिनिटी को निकालना है इसके। तो पी एल्कलिनिटी का यहाँ पे पूरा फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये आपका 20 मल्टीप्लाई बाई 0.02 इंटू 50,000 अपॉन 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 ml मिलीग्राम पर लीटर होगा एज अ CaCO3। और टोटल एल्कलिनिटी क्या होगा, ये आप वैल्यू को निकालेंगे तो आपका इतना वैल्यू आएगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियोस को देख लेंगे तो चीजें थोड़ी सी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल एलिनिटी कंपोनेंट को। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड के कारण 2p - t होता है, तो यहाँ से 2 इंटू और t - p, तो यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन इसके निकाल सकते हैं। तो एट द लास्ट पॉइंट यही आपका पूरा फॉर्मेशन है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ये कह रहा है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसका सोल्यूशन आपको इंटरफेस पे नजर आ रहा है, और इसमें जो भी चीजें दी गई हैं गिवन डेट हमें लिखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका 51.5 डेट मींस अप्रॉक्स आपका 52 आपका आएगा VI जो निकल के विस्कोसिटी इंडेक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। अगला हमारा है पार्ट बी। पार्ट बी में भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। तो आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये आपका इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी 2-3 आपको सॉल्व करके जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोसेस इसका दिया हुआ है, और दूसरा आपका इसी के अंदर 2 पार्ट है। पहला आपका क्या है, पहला आपका है आयन एक्सचेंज, दूसरा आपका है वो हार्डनेस कैलकुलेशन। ठीक है, तो हार्डनेस कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगा, आप इसके फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कुछ प्रॉपर्टीज को हमें डिफाइन करना है, जैसे एनिलीन पॉइंट क्या है, क्लाउड एंड पावर पॉइंट क्या है, फ्लाश एंड फायर पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले एनिलीन पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे कह रहा है कि एनिलीन पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एलिनीन एंड द ऑयल आर कंप्लीटली मिसक्लेबल। यानी एनिलीन पॉइंट एक प्रकार का लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहाँ पे इक्वल जो वॉल्यूम्स होते हैं एनिलीन के और जो ऑयल होता है वो कंप्लीटली मिसलेबल हो जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस इसका ये कह रहा है कि ये इंडिकेट करता है एरोमेटिक कंटेंट को ऑयल के, या इसका जो लोअर एनिलीन पॉइंट होता है वो मोर एरोमेटिक होता है, और ये जो होता है वो प्रॉपर लुब्रिकेटिंग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पुअरर यानी
लो क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इसका हम यूज करते हैं जज करने के लिए सॉल्वेंट पावर को एंड क्वालिटी ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल को, ठीक है। क्लाउड एंड पावर पॉइंट की बात करें तो क्लाउड पॉइंट एक प्रकार का टेम्परेचर होता है एट विच द वैक्स क्रिस्टल फर्स्ट अपीयर इन ऑयल व्हेन इट इज कोल्डेड एंड मेकिंग द ऑयल अपीयर क्लाउडली, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसका दिया हुआ है कि ये इंडिकेट करता है लो टेम्परेचर बिहेवियर को ऑयल के, एंड यहाँ पे ऑयल जो होगा वो शुड हैव ए लो क्लाउड पावर क्लाउड पॉइंट फॉर द कोल्ड क्लाइमेट, यानी जो आपका ऑयल होगा उसके पास लो क्लाउड पॉइंट होगा क्लाउड क्लाइमेट के लिए, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट के लिए। एंड पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट एक प्रकार का लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे आपका ऑयल जो है वो स्टिल फ्लो करेगा अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन। एंड इंपॉर्टेंस का ये है कि ये इंडिकेट करता है सुटेबिलिटी को ऑयल के कोल्ड वेदर ऑपरेशन में। एंड लोअर पावर पॉइंट जो होगा उसका मतलब ये है कि ये बेटर लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट की बात करें तो फ्लैश पॉइंट आपका एक प्रकार का लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे आपका ऑयल वेपर इग्नाइट होता है मोमेंटरली, ओके, एंड जब आपका फ्लेम अप्लाई होता है। इंपॉर्टेंस का ये कि इंडिकेट करता है फायर हजार्ड को और सेफली स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ये हायर फ्लैश पॉइंट देता है जिसका मतलब ये है कि सॉफ्टर सेफर ऑयल होता है ये, ठीक है। फायर पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है कि फायर पॉइंट एक प्रकार का लोएस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे ऑयल वेपर कंटिन्यू होता है बर्न करना एटलीस्ट 5 सेकंड के लिए, कम से कम 5 सेकंड के लिए आफ्टर द इग्निशन। एंड इंपॉर्टेंस का ये है कि ये हमेशा हायर होता है एज कम्पेयर टू द फ्लैश पॉइंट, एंड ये इंडिकेट करता है कंटिन्यूअस बर्निंग टेम्परेचर को ऑयल के, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी आपका कह रहा है पार्ट बी, जिसके अंदर हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का डिफरेंस दिया गया है। पहला यहाँ पे, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है कि सॉफ्टनेस ऑन हीटिंग एंड हार्डनेस ऑन कूलिंग रिपीटेडली, यानी यहाँ पे जो सॉफ्टिंग है हीटिंग का और हार्डनेस जो होता है कूलिंग का वो रिपीटेडली होता है। एंड यहाँ पे जो हार्डनेस है वो परमानेंटली हीट करते हैं। एंड थर्मोप्लास्टिक जो है वो रिमॉडल्ड होते हैं एंड थर्मोसेटिंग रिमॉडल्ड नहीं होते। एंड लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड चेन इसके अंदर होता है। यहाँ पे हाईली क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्ड होता है। ये रिसाइकलेबल होता है, ये नॉन रिसाइकलेबल होता है। इसके अंदर पीवीसी पॉलिथीन आता है, इसके अंदर आपका बैकलाइट, यूरियल फॉर्मल्डिहाइड, ये सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पे प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन भी दिए गए हैं। जैसे अगर हम यूरिया फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इसका प्रिपरेशन दिया गया है, यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड मिलता है तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये, तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडहेसिव्स एंड ग्लूज के, यानी ग्लूज जो आपके बनते हैं उनको बनाने में इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड स्विचेस बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है, और डेकोरेटिव लेमिनेट्स को बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। प्लाईवुड एंड पार्टिकल बोर्ड के अंदर इसका यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका प्रिपरेशन भी इसका दिया हुआ है, आपको इसको लिखना है। और कहाँ यूज होता है ये भी बताया गया है, यानी वाटर एंड ड्रेनेज पाइप्स के अंदर इसका हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर इंसुलेशन के अंदर इसका यूज करते हैं। रेन कोट के अंदर, सीट्स के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक बोतल एंड पैकेजिंग के अंदर भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द चैन ग्रोथ एंड द स्टेप ग्रोथ पॉलिमराइजेशन, यानी चैन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ जो आपका पॉलिमराइजेशन है उसके बीच का डिफरेंस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे पॉलीमर चैन ग्रो होगा बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट 1 by 1 टू एन एक्टिव सेंटर। एंड यहाँ पे जो पॉलीमर होगा वो फॉर्म होगा बाय द स्टेप वाइज रिडक्शन बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मोनोमर, ओके। एंड ये इन्वॉल्व करता है इग्निशन को, प्रोपोगेशन को और टर्मिनेशन स्टेप्स को। एंड यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट इनिशिएशन नहीं होता और द टर्मिनेशन स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और भी पॉइंट दिए गए हैं तो मैं इसको पढ़ के ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चीजें आपके सामने दी गई हैं, ओके। और यहाँ पे कुछ फ्री रेडिकल पॉइंट भी दिए गए हैं। जैसे फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन क्या होता है, तो फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन एक प्रकार का चैन ग्रोथ होता है पॉलिमराइजेशन का, जिसके अंदर पॉलिमराइजेशन जो है वो इनिशिएटेड होते हैं बाय द फ्री रेडिकल जो प्रोड्यूस होते हैं एक इनिशिएटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, जैसे आपका इनिशिएशन है, प्रोपोगेशन है, टर्मिनेशन है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं। और इसी के अंदर आपका आयनिक पॉलिमराइजेशन आता है, तो आयनिक पॉलिमराइजेशन एक प्रकार का चैन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन होता है जिसके अंदर एक्टिव स्पेसिस जो होता है आयन के वो होते हैं। और इसके अंदर कटायन अनायन होते हैं, दो टाइप के होता है कटायन पोलिमराइजेशन, यानी ये इनिशिएट होते हैं बाय द एसिड, जैसे कि आपका H2SO4 BF3 हो गया।
ये एक्टिव स्पीशीज होते हैं जब आपका पॉजिटिव आयन आता है तब, जैसे आपका एग्जांपल भी दिया गया है। उसके बाद अनायोनिक पोलराइजेशन भी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी कह रहा है कि डिफाइन करना है कोरोजन को और इसके टाइप्स को। तो कोरोजन भी आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कोरोजन यहाँ बताया गया, कोरोजन एक प्रकार का ग्रेजुअल डिस्टर्शन होता है मेटल का बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, फॉर्मिंग ऑक्साइड्स के अकॉर्डिंग और हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन। टाइप की हम बात करें कोरोजन की तो ड्राई कोरोजन होता है और वेट कोरोजन होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन भी कहते हैं, और इसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। प्रिवेंशन की बात करें कोरोजन की तो कोटिंग मेथड जैसे कि पेंटिंग या फिर ग्रेजिंग, ऑयलिंग हो गया, मेटल कोटिंग जैसे कि आपका गल्वेनाइजिंग हो गया, टैनिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लाइटिंग हो गया। उसके बाद आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन आता है जैसे कि आपका स्कैरिफिकल एनोड मेथड। एलोइंग की बात करें जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया। इनहिबिटर्स की बात करें तो एडिशन ऑफ कोरोजन प्रिवेंटिंग केमिकल, ये सारी चीजें। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कोरोजन की तो इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी आता है, यानी इन द मॉइस्ट एयर कोरोजन ऑफ आयरन अकर होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एनोडिक एंड द कैथोडिक एरियाज। तो यहाँ पे एनोडिक, कैथोडिक एंड फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो रस्ट के यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप यहाँ पे उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं जो कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पूरा आंसर आपका एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट कह रहा है, पार्ट कह रहा है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन द फेज रूल, यानी हमें डिफाइन करना और एक्सप्लेन करना है टर्म्स को जो इन्वॉल्व होते हैं फेज रूल के अंदर, एंड ड्रॉ करना है एक नेट लेवल फेज डायग्राम को वाटर सिस्टम के, एंड एक्सप्लेन करना है उसके एरियाज को, कर्व को उसके अकॉर्डिंग, एंड साथ ही साथ हमें बताने की सिग्निफिकेंस क्या है और ट्रिपल पॉइंट का और मेटास्टेबल कर्व का उस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा उसका आंसर दिया गया है। मैं इस आंसर को ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, मैं केवल इसका आंसर आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से चीजों को एक्सेस कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे इसका फेस डायग्राम भी दिया हुआ है, इसको आपको अच्छी तरीके से बना लेना है, प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। की एरियाज की बात करें डायग्राम की तो सॉलिड रीजन आ गया, ओनली द आइस इज स्टेबल, यानी यहाँ पे केवल आइस ही स्टेबल होगा। लिक्विड रीजन की बात करें तो वहां पे केवल जो आपका है वाटर स्टेबल होगा, और वेपर रीजन की बात करें तो यहाँ पे केवल स्टीम जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, कर्व की बात करें डायग्राम के तो यहाँ पे कर्व के अकॉर्डिंग पूरे डायग्राम्स के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, और मेटास्टेबल कर्व भी बताया गया कि आखिर मेटास्टेबल स्टेट है क्या, कर्व क्या है। उसके बाद पार्ट बी आपका है, कह रहा है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट एन एफिशिएंट लुब्रिकेंट शुड प्रोसेस, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि जो लुब्रिकेंट है वो प्रोसेस सिग्निफिकेंट कैरी करती हैं। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है जैसे कि आपका प्रॉपर विस्कोसिटी हो गया, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स हो गया, हाई फ्लाश एंड फायर पॉइंट हो गया, लो पावर पॉइंट हो गया, गुड वायरनेस हो गया, केमिकल स्टेबिलिटी हो गया, लो कार्बन रेसिड्यूज हो गया, नॉन कोरोसिव हो गया, गुड डिमर्सिबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है, अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस कर लेना है। 2-3 क्वेश्चन इसी बेस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट कह रहा है कि हाउ कैन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक बी यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आखिर कैसे जो कॉम्बिनेशन होता है यूवी का और आईआर का, उनको हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने के लिए नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है, जैसे कि हम यूज करते हैं तो बिकॉज बोथ द कम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आईआर का रोल बताया गया है, इसका पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, इसके रेंजेस बता दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे रोल भी दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर्स, डिग्री ऑफ कंजंक्शन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है ना, पार्ट बी हमारा कह रहा है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है, पार्ट बी आपको अच्छी तरीके से इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ओके, तो आपको पता है कि ये चीजें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अगेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 110% आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, तो इसको तो किसी भी में छोड़ना ही नहीं है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से देख लेना, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर आप हमारे प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी और आप बेहतर से बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसका पूरा फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है और अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन देने जाना है। ओके,
ये आपका थर्ड आपका है, सोडा रिक्वायरमेंट कौन कौन सा है। पार्ट बी आपका है, हमें शॉर्ट नोट लिखना है, ब्रीफ नोट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, अबाउ रूल हो गया, एटॉमिक एंड आयनिक साइज हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा प्रोसेस है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का है, उसके बाद आपका अबाउ रूल है, और उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए कह रहा है हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, राइट शॉर्ट नोट लिखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, पोलराइजेबिलिटी पे, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे दिया गया है, पोलराइजेबिलिटी दिया हुआ है, उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट किया, और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ, पार्ट 1। अच्छी तरीके से इसको देखिए, जल्दी आपको पार्ट 2 देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।